मतलब के लिए, कोई दिल लगी के लिए। यहाँ हर कोई खुशी चाहता है अपनी ज़िंदगी के लिए, पर डरना सख्त मना है साथियों। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में डरते रहोगे, आपकी ज़िंदगी का फैसला कोई और करता रहेगा। इसलिए मेरा कहना है साथियों, डरना बिल्कुल मना है। मानता हूँ गम है, मानता हूँ दर्द है, मानता हूँ तकलीफ़ है हमारे आपके जीवन में, पर क्या करोगे, चेहरे पर चेहरा लगाना पड़ता है, मैं ठीक हूँ ये कहकर मुस्कुराना पड़ता है। जी हाँ, दर्द को कभी हावी नहीं होने देना है। तकलीफ़ है, जीवन है, तकलीफ़ है, जीवन है, सुख है, जीवन है, दुख है। इन सारी बातों से आपको परे जाना है, फिर अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करोगे। जी हाँ, अगर आप पूरी मनसा बना चुके हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो दर्द को तो बिल्कुल आने ही ना दो। ये मान के चलो, ये तो जीवन का गहना है, ये मान के चलो जिसे हम लोगों ने दर्द के रूप में पहना है। फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से एपिसोड का, गुप्त वंश पार्ट 2। जी हाँ, गुप्त साम्राज्य, गुप्त एम्पायर, गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे। फिलहाल इसका एक मोटा मोटा परिचय हम लोग एपिसोड 1 से लेकर के आए हैं। गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहाँ से शुरू हुआ, इसके संस्थापक किसे कहेंगे हम, और आने वाले वंशावलियों को हम ठीक एपिसोड 1 में देख आए हैं। आज हमारा दृष्टिकोण वहाँ से कुछ आगे होगा, जहाँ हम पिछले एपिसोड में ये देख पाए हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे और उनके पुत्र घटोत्कच थे, और ये लोग एक सीमांत राजा थे, यानी इन्हें केवल महाराजा की टाइटल प्राप्त थी। समझना साथियों, दो महत्वपूर्ण बातों पर मैं दृष्टिकोण बना रहा हूँ और बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। इतिहास फिलहाल तब आपको समझ में आएगा। हमने कहा ये सीमांत की उपाधि प्राप्त करते थे। कौन? घटोत्कच और श्रीगुप्त। इन्हें केवल महाराजा कहा जाता था, और महाराजा उस समय यानी गुप्त साम्राज्य में, यानी इस समय की बात जब मैं कह रहा हूँ, उस समय की बातों में, गुप्त एम्पायर में वाकई में सीमांत महाराजा का मतलब होता था एक सीमांत, किसी एक निश्चित क्षेत्र में अपने शासन सत्ता को संभालने वाला, जिस पर किसी अन्य का अधिकार हो, यानी आप किसी के अधीन काम करते हो। तो घटोत्कच और श्रीगुप्त ये दोनों लोग किसी के अधीन काम कर रहे थे, उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। भावव्यूह सारी बातों पर हमारा दृष्टिकोण रहा है। एपिसोड 1 जरूर देखें, आप देखिएगा। लेकिन अब थोड़ा सा सीक्वेंस बदलेगा, अब तरीके चेंज होंगे, अब हमेशा वही नहीं रहेंगे। हमेशा एक ही तरीके का दिन नहीं होता, सदा ना वर्षा होगी और सदा ही ना सूखा होगा। तो चंद्रगुप्त आएंगे अब। चंद्रगुप्त फिलहाल गुप्त वंश में एक और चंद्रगुप्त नाम के शासक हैं, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त प्रथम कहिए आप। चंद्रगुप्त प्रथम ये आएंगे अब, ये अपना शासन सत्ता संभालेंगे। फिलहाल कब से? 319, आबलिक लगा के लिख रहा हूँ साथियों, 320, और 354 आबलिक लगा के लिख रहा हूँ 355 ईस्वी तक इनका शासनकाल होगा। थोड़ा मोड़ा शासनकाल नहीं है, एक अच्छा खासा पीरियड इनके पास भी है। और इस समय ये शासन सत्ता को संभालेंगे गुप्त साम्राज्य को, यानी उस साम्राज्य को जो हमारे भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस पर भी बातें हुई हैं साथियों। स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हमारे भारत में कला, साहित्य, विज्ञान आज तमाम क्षेत्रों में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने वाला है। अब धन्वंतरी नामक चिकित्सक आने वाला है, अब कालिदास आएंगे, एक से बढ़कर एक योद्धा, एक से बढ़कर एक, जिन्होंने विज्ञान जगत को हिला के रख दिया। आर्यभट्ट आएंगे, जिन्होंने पूरे समाज को एक नई दिशा दे दी, जिन्होंने हमें रोग से निवारण दे दिया। धन्वंतरी, यानी गुप्त साम्राज्य अभी आगे आप बहुत ही अच्छा खासा देख पाएंगे, माहौल बनेगा। ये गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश, यानी वो तरीका, वो साम्राज्य, वो वंश, वह शासन प्रणाली जब हमारे देश की एक बहुत ही बेहतर ढंग से कायाकल्प करने का काम किया गया है, वो है गुप्त वंश। और इस गुप्त वंश के ये तीसरे शासक हैं। दो शासकों पर हमारी चर्चा हुई है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो शासन करेंगे 319 से लगा करके 319 से लगा के 354 तक, जैसी वैकल्पिक व्यवस्था होगी वैसा चुनाव आप करिएगा साथियों। ये चीजें, यहाँ तक की बातें क्लियर है, देखिएगा। अब गुप्त साम्राज्य पर ये शासन करेंगे। इनका शासन देखना कहाँ तक जाएगा, ये मगध को राजधानी बनाएंगे कौन? चंद्रगुप्त। मगध को राजधानी बनाने का काम किसका है? चंद्रगुप्त का। मगध के बाद देखिए ये साकेत पर इनका कब्जा है। साकेत का मतलब समझ रहे ना,
इस समय का अयोध्या, मगध हो गया, साकेत हो गया, आपका प्रयाग हो गया। ये बात समझ पाएंगे आप साथियों। इसका मतलब इनका एक अच्छा खासा राजनीतिक एरिया था, यानी क्षेत्र ये है, इनका क्षेत्र विस्तार कह सकते हैं। इन क्षेत्रों पर हमारे चंद्रगुप्त महोदय का शासन सत्ता होगा, यानी आसपास के अन्य क्षेत्रों पर इतिहास जितना दे पाता है उतना ही तो हम ले पाएंगे ना। पुरानी बातों को कितना आप पाओगे? जितने साक्ष्य मिले हैं उसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। फिलहाल उसका ये निचोड़ है। मगध, साकेत, प्रयाग आज तमाम प्रांतों पर ये शासन करता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये चीज देखना जरा, ये इसी गुप्त वंश में कहा गया है, गुप्तों की भोग भूमि, गुप्तों की भोग भूमि कहा गया है इसे। कहाँ? वायु पुराण में। वायु पुराण में इस एरिए को, इन एरियो को, यानी इन पूरे क्षेत्रों को, मगध, साकेत और प्रयाग के क्षेत्रों को वायु पुराण कहता है कि ये गुप्तों की भोग भूमि थी। ऐसे तो साक्ष्य मिलते हैं ना हमें साथियों, हमें कहीं साहित्य से या किसी लेख से, अभिलेख से या मुद्रा से, ऐसी तमाम जगहों से ही तो हमें साक्ष्य मिलते हैं। ये जो साक्ष्य देखो किसका? वायु पुराण का है। वायु पुराण कहता है कि मगध, साकेत, प्रयाग गुप्तों की भोग भूमि थी। जब चंद्रगुप्त प्रथम थे उस समय गुप्तों की भोग भूमि हुआ करती थी। कौन? ये मगध, साकेत, प्रयाग। ये कहानी है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जब कभी राजा थे तो मान के चलना, और राजा कब थे ये एक आंकड़ा है। और ये कहा जा रहा है कि वायु पुराण कह रहा है कि उस समय साथियों, उस समय हमारे चंद्रगुप्त महोदय यहाँ तक शासन सत्ता संभाल रहे थे, इसीलिए इसे गुप्तों की भोग भूमि कहा गया है। अच्छा सोचना जरा, जब पिता विरासत में आपको फूटी कौड़ी देके ना जाए और फिर आप एक बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक बन जाएं, तो जमाना आपको बहुत ही अलग तरीके से देखना शुरू करेगा और सोचेगा कि ये आदमी के पास इतना धन कैसे आया, चाहे वो आपने बहुत ही मेहनत से ही क्यों ना अर्जित किया हो। लेकिन फिलहाल सोच तो बदलेगी, लोगों की, पड़ोसियों की, आसपास के क्षेत्रवासियों की सोच बदल जाएगी। वो अलग अलग दृष्टिकोण से अपने मत, अपने विचार रखेंगे। ठीक इसी तरीके से इतिहासकार रखते हैं। कोई कुछ कहेगा आपको, कोई कहेगा चोरी किया है, कोई कहेगा बाप तो बाप था, खजाना कहीं छोड़ दिया था और बेटे के हाथ लग गई है, कोई कहेगा बाप बहुत बड़ा कंजूस था लेकिन जाते जाते अपनी बेटे को वो दे गया जो खुद अपने जीवन में नहीं किया, बाप एक चोर था। यानी अलग अलग इतिहासकार अलग अलग साम्राज्य के तरीके से, जैसे हमारे समाज के लोग अलग अलग तरीके से उस व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इतिहासकार भी करेंगे। देखिएगा, तो जहां की बातें यहां हम ला चुके हैं, मगध, साकेत, प्रयाग की, गुप्तों के भोग भूमि की। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए इसी समय की, यही समय था जब गुप्त संवत चलाया गया। गुप्त संवत चलाया गया। सोचिए जरा, अभी मेरा फिलहाल ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति इतने साम्राज्य पर विस्तार कैसे कर सकता है, जबकि पिता घटोत्कच एक सीमांतवर्ती राजा थे, केवल उन्हें महाराजा की उपाधि प्राप्त थी। और अब चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त है साथियों। महाराजा धीराज, ये इसकी उपाधि हो गई है। समझिए साथियों, अब लोग सोच रहे हैं, इतिहासकार सोच रहे हैं कि अचानक ये कैसे हुआ। घटोत्कच के पास एक छोटा सा शासन प्रणाली था, थोड़ा सा एरिया था घटोत्कच के पास। श्रीगुप्त के पास भी कुछ नहीं था, वो भी एक सीमांतवर्ती राजा थे, एक महाराजा की उपाधि धारण करने वाले, टाइटल धारण करने वाले थे। और ये आ गया महाराजा धीराज की उपाधि, इसका मतलब मैं स्वयं मालिक। अब देखना, महाराजा धीराज का मतलब राजाओं का राजा, तो चंद्रगुप्त महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। इतिहासकार हक्के बक्के हो गए। अब वो सोचने लगे ऐसा कैसे हुआ। अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग मत, अलग अलग विचार प्रस्तुत करना शुरू किया गया। इसी कड़ी में इनके 20 से 25 सोने के सिक्के, जिसे दिनार कहा जाता था, वो प्राप्त हो गए साथियों। देखिए, ये इस पर मैं अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करता हूँ। 20 से 25 सिक्के किसके? सोने के प्राप्त हुए। सोने के सिक्के प्राप्त हुए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं। यानी उस समय दिनार कहा जाता था, हम लोग इसको अलग सिक्का कहते हैं। 20 से 25 सिक्के सोने के प्राप्त हुए, जिसे उस समय दिनार कहा जाता था। और इस सोने के सिक्के पर देखना अद्भुत बात है, क्या मिल गया इन्हें? ये सोने का सिक्का है। यहां पर देखना, ये
ये आपको बना दे रहा हूं, ये आप हो गए, ये आपका हाथ हो गया इस तरीके का, ये आपके पैर हो गए, मान के चलो, जाने दीजिए। यहीं बगल में एक और मैप बना, इनके पास बड़े बड़े बाल हैं, इसका मतलब ये गर्ल है, और ये इनका हाथ है, इनका हाथ, ये चीज। सोने का सिक्का अद्भुत नमूना पेश कर रहा है, कुछ इस तरीके का बर्ताव कर रहा है, और उसमें दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम, ये सोने का सिक्का बोल रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी को रिंग पहना रहे हैं। अद्भुत, जो आज आप काम करते हो ना, वो काम ये किए जा रहे हैं। सगाई समझ लो, हमारे यहाँ सगाई, लेकिन फिलहाल इसे लिच्छवी वालों ने शादी मानी है। कई कई दृष्टिकोण रहा है, हमारे साथ जुड़े हैं तो मजा आपको बहुत आने वाला है, देखिएगा। तो रिंग पहना रहे हैं, रिंग इसका मतलब प्यार कर रहे हैं, और एक बेहतरीन सा तोहफा, कुछ भी, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाया। किसी ने कहा सिंदूर दानी दे रहे हैं, कोई कह रहा कंगन दे रहे हैं, और कोई कह रहा अंगूठी पहना रहे हैं। चलो जैसा हो, क्योंकि सोने का सिक्का इतना स्पष्ट तो दिख नहीं रहा होगा वहां पर, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें मानी। इतिहासकारों ने अपने अपने लहजे में बताना शुरू किया। कोई कह रहा नहीं, सिंदूर दानी दे रहे हैं, सिंदूर दानी का मतलब समझ रहे हो, सिंदूर की थोड़ी छोटी सी डिब्बी जिसमें सिंदूर हो, वो दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कंगन दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कह रहे कंगन नहीं है यार, वो रिंग है। चलो जो भी है, ये तो समझ में आया ये कुमार देवी है, जो भी है ये समझ में हमें आ गया ये कुमार देवी हैं, और जो भी है ये हमें समझ में आ गया ये चंद्रगुप्त प्रथम है। इसका मतलब हुआ कि कुमार देवी को ये रिंग पहनाएंगे तो पक्की बात है कुमार देवी इनकी पत्नी होंगी, इनसे ये शादी करेंगे। अब बात आएगी कुमार देवी की। कुमार देवी कहाँ की थी? तो लिच्छवी की। लिच्छवी के बारे में क्या क्या सुना है आपने? अगर नहीं सुना है तो आज सुनेंगे। वही लिच्छवी जिसने महावीर से संबंध रखा, वही लिच्छवी जिसने महात्मा बुद्ध से भी संबंध रखा, वो लिच्छवी जिसने नेपाल तक अपने वर्चस्व को कायम रखा। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। वैशाली पर हमने बहुत बार बात किया है आपसे। तो लिच्छवी वही है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। और मैं आपको बता दूं, आज के करंट में बात कर दूं, वैशाली को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है वैशाली को। ये चीज देखिए अद्भुत है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लोकतंत्र का सबसे सुंदर आईना दिखाने वाला, सबसे सुंदर आईना दिखाने वाला गणराज्य कौन सा है? लिच्छवी है। देखिए क्या बोला है हमने साथियों, बहुत ही बड़ी पॉइंट बोला है। लिच्छवी अपने आप में बहुत ही संपन्न हुआ करती थी, बहुत ही संपन्न गणराज्य हुआ करता था। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जो गुप्त एम्पायर है, गुप्त एम्पायर की बात कर रहे हैं। सोचना महावीर महात्मा बुद्ध के समय भी लिच्छवी थी, और इस समय वो कमजोर थोड़ो है, काफी पावरफुल है, और इसका विस्तार नेपाल वगैरह तक है। सोचना अलग अलग राजा अलग अलग प्रांतों में शासन कर रहे हैं, कोई महाराजा धीराज होगा, कोई महाराजा होगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये चीजें देखिएगा। हुआ क्या कि दुनिया ने, पूरी दुनिया ने, विश्व ने लोकतंत्र का एक अद्भुत नज़ारा, एक सुंदर सा आईना अगर देखा है कहाँ पर, तो लिच्छवी में देखा है। लिच्छवी में बहुत ही बेहतर प्रणाली व्यवस्था थी। इसीलिए देखना, इसी लिच्छवी गणराज्य को, लिच्छवी को नेपाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेपाल का स्वर्ण युग। इस समय नेपाल बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। इसका मतलब ये शासन सत्ता संभाल रहे थे और बेहतर प्रणाली के साथ एक संयोजन बनाए हुए थे। हमारा स्वर्ण युग कौन सा है? हमारे इतिहास का, भारत के इतिहास का स्वर्ण युग किसे कह रहे हैं आप? गुप्त वंश को। क्यों? क्योंकि अब हमारा विकास चरमोत्कर्ष पे होगा। अब हम सबसे सुदृढ़ जीवन प्रणाली जीने वाले हैं। इसका मतलब अब हमारे पास एक बेहतर सामंजस्य होगा, हमारी आर्थिक दशा बहुत ही ज़्यादा सुधर जाएगी। अब हम सोने के सिक्के से लेन देन करेंगे। सोचिएगा साथियों, आज आपके पास कैसे सिक्के हैं, कैसे कागज हैं, और सोचना लेन देन सोने के सिक्के से हो तो भारत को सोने का चिड़िया नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? यही है सोने की चिड़िया कहने का कारण। लेन देन सोने के सिक्के से होगा। अद्भुत है यार, अद्भुत। सेब खरीदने जाओ, सोने का सिक्का दे दो, दुकानदार भाग जाएगा, कहेगा ये बाबा आज के बाद यार तुम ही मिलो और हम आपके घर पे ही पहुंचा दिया करेंगे सेब।
सोने का सिक्का और सेब खरीदोगे, सोचो जरा। तो सोने के सिक्के से लेन देन हुआ करता था, इसका मतलब व्यापार सोने के सिक्के पर निर्भर था। अद्भुत पावरफुल था हमारा गुप्त वंश, इसलिए ये हमारा स्वर्ण युग है। ये लिच्छवी नेपाल का स्वर्ण युग है। देखिए, लिच्छवी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी और इस वैशाली को अब फिलहाल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी अब दुनिया की है, इसके रख रखाव की, इसके अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं की, यहाँ के मिले हुए साक्ष्यों की अब निशानदेही जिम्मेदारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बनती है। वह इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आवश्यकता अनुसार जो जिम्मेदारी निर्वहन करनी होगी वो करेगा। बहरहाल उस पर हमारी चर्चा नहीं होगी, हमारी चर्चा यहाँ है। लोकतंत्र का सबसे सुंदर नज़ारा दिखाया है किसने? लिच्छवी ने। और इसी लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी। कहा जाता है ये उस समय की बात है जब इनके पिता के पास कोई संतान नहीं हुआ करती थी। कुमार देवी अकेली संतान थी, इसलिए कुमार देवी को राजा यानी रानी के रूप में प्रजावासियों को स्वीकार करना ही पड़ा। क्या करना था? क्यों? क्योंकि अब कोई राजा नहीं है ना, वंश को चलाने वाला कोई है नहीं। इस वजह से अब ये कुमार देवी के जिम्मेदारी पर है। पूरी लिच्छवी गणराज्य की अद्भुत संपदा, अद्भुत साम्राज्य किसके हाथ में? कुमार देवी के। और देखना, एक तरफ गुप्त साम्राज्य का महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि लेकर के बैठा हुआ है। अपने साम्राज्य विस्तार की लालसा को लेकर के तमाम प्रकार के तकनीक, तमाम प्रकार के विचार उसके मस्तिष्क में उभर रहे हैं और उस पर कहानी बना करके सोच रहा है और उस कार्य दायित्व को निर्वहन करने की मंशा से आगे बढ़ता है। और ये लिच्छवी की रानी कुमार देवी को देखो प्रपोज करता है। ये शादी का चित्र मान लो हो सकता हो, अलग अलग सोचना साथियों। कुछ लोग इसे शादी का मान लो, मैं सोच रहा हूँ प्रपोज किया होगा। और लिच्छवी वाले सोच रहे हैं कि मेरी रानी की शादी हो रही है, मेरी राजकुमारी की शादी हो रही, मेरी महारानी की शादी हो रही। वहाँ की प्रजावासी ये सोच रहे हैं और शायद उनकी यादों में ऐसा गढ़ा गया हो, जो भी हो सकता है साथी। लेकिन आपके स्क्रीन पर साझा हुआ है मामला। इतिहासकार अलग अलग मतलब निकालेंगे, लेकिन आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि सिक्के पर कौन था। ये सिक्का है, इस पर ये है। अब होगा क्या? इनकी ये इन्होंने प्रपोज कर दिया और कुमार देवी मान दी जाती हैं। चलो ठीक है, एक महारानी एक महाराजा धीराज से क्या कर रही है? शादी कर रही है। अब अगर ये शादी होगी, सोचो पुरुष प्रधान देश में, पुरुष प्रधान देश में जहां रानियां वाकई महारानियां तो कही जाती थी, लेकिन शासन सत्ता उनके हाथ में नहीं हुआ करती थी। पुरुष प्रधान देश में अब जरा सोचो, ये भले ही उच्च डिग्री धारण कर रही हैं, भले ही इनके पास एक बहुत ही बेहतर राज्य की ये मालिकिन है, लेकिन जब इनके पति चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे तो फिलहाल अब इनको इनके अंदर तो काम करना ही होगा ना, इतना तो करना ही पड़ेगा इन्हें शायद। तो ये हुआ और अब चंद्रगुप्त प्रथम का काम हो गया। इसका मतलब अब इसका साम्राज्य विस्तार हो गया साथियों। साम्राज्य विस्तार कहाँ तक हो गया? साम्राज्य विस्तार चाहे जो कह लो, चाहे चाणक्य कह लो, चाहे प्रेम कह लो, कूटनीति कह लो, राजनीति कह लो, किसी भी हिस्से से आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था। कारण है जिससे हमें इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बन बैठे। ये हुआ ऐसा कुछ, लेकिन देखना कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं थोड़ा सा अलग, और अलग मानने का कारण है। देखिए, एक इतिहासकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, कहानी समझ रहे साथियों ना? वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं नहीं, ये सब आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ मामला और है। इन्होंने देखा क्या? इन्होंने कहा देखिए, जब आपने ये सिक्का सामने से देखा तो आपको ऐसा लगा, लेकिन जब आपने ये सिक्का इसके पीछे देखा होगा तो इस सिक्के पर दुर्गा की तस्वीर है, चामुंडेश्वरी की तस्वीर है, यानी चलो भक्ति आराधना के लिए। और वहां देखिए क्या लिखा गया है, सिंहवाहिनी की तस्वीर थी वहां, और लिच्छोया, वहां पर क्या लिखा गया है? लिच्छोया, दुर्गा यानी सिंहवाहिनी कह सकते हैं। पीछे वाले हिस्से पर सिंहवाहिनी की तस्वीर, ये पिक्चर बनी है और लिच्छोया लिखा है। सोचो जरा, अगर चंद्रगुप्त वाकई में कुमार देवी से शादी कर लिए हैं तो अब तो इनका नाम आना चाहिए ना, इनके गुप्त वंश के एम्पायर यानी मगध वगैरह, साकेत, प्रयाग का नाम आना चाहिए था सिक्के पर। ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ लिच्छोया लिखा गया है, इसलिए इतिहासकार थोड़े से मौन होते हैं और वो कहते हैं शायद भले ही चंद्रगुप्त ने कुमार देवी से शादी की, लेकिन कुमार देवी का साम्राज्य विस्तार ज़्यादा होने के कारण
चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी पर उतना ज़्यादा जोर नहीं भर सकते थे कि खामखा मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा नहीं कर सकते थे। और इस वजह से उस समय का अधिकार शायद कुमार देवी का ही शासन सत्ता पर रहा हो, कुमार देवी ने ही अपने कार्यदायित्व का निर्वहन अच्छे से किया हो, इस वजह से ये लिखा गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पर जब हमने सिक्का देखा है तो यहाँ देखिए, यहाँ केवल जहाँ चंद्रगुप्त है यहाँ केवल चंद्रगुप्त लिखा गया है, लेकिन यहाँ जहाँ है कुमार देवी यहाँ लिखा गया है श्री कुमार देवी। इसका मतलब क्या हुआ? इन्हें सम्मान सूचक शब्दों से नवाजा गया है, जबकि चंद्रगुप्त के साथ ऐसा श्री वगैरह नहीं लगाया गया है। इससे कई दृष्टिकोण सामने आते हैं। इससे ये महत्व सामने में आता है कि शादी तो हुई है, लेकिन कुमार देवी ने अपने घुटने नहीं टेके। उसने कहा है भले ही आप हमारे पति रहोगे, हम पूरा धर्म निभाएंगे फिलहाल, लेकिन इतना समझ लीजिए शासन सत्ता आपके हाथ में नहीं देंगे। हो सकता है ऐसा रहा हो, इसलिए इनके आगे ये सम्मान सूचक शब्द लगा और इनके साथ आगे नहीं लगा। कुछ इतिहासकार कहते भूल गए होंगे यार, भूल गए होंगे। चलो जो भी यार, आपको तो पता चला ना कि क्या क्या कहानी है। बहुत पुरानी कहानियां हैं, तो इस तरीके की बातें होंगी। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत अपना निकालेंगे। हम सारी बातों पर चर्चा कर चुके। आप जरा बताना, हमने किसे कहा है नेपाल का स्वर्ण युग? साथियों आप बताएंगे तो आपका कहना होगा सर नेपाल का स्वर्ण युग लिच्छवी को कह दीजिए। क्लियर है ना? हम आपसे कह दें कि कुमार देवी कौन थी, तो आप कहिए चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। कैसे आपको पता चला साथियों? आप कहेंगे सर 20 से 25 सोने के सिक्के ऐसे मिले थे जिसमें इस तरीके की निशान, इस तरीके की चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है ना? देखिएगा, हम आपको और चीज़ें बताएं। गुप्त संवत की बात करने चाह रहे थे, इस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। एक मथुरा अभिलेख है, मथुरा अभिलेख है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का है। अब ये आगे आपको मिलेंगे बाद में शासन करते हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अभिलेख है, मथुरा अभिलेख। उसमें यह बात कही गई है कि गुप्त वंश में गुप्त संवत चलाया गया। जो आपने इसके पहले शक संवत पढ़ा था 78 ईसा पूर्व, उससे 240 वर्षों बाद, 240 वर्षों बाद, ध्यान देना, शक संवत से 240 वर्षों बाद कौन सा संवत आया है? गुप्त संवत। फिलहाल ये केवल गुप्त वंश तक ही सीमित रहा है। प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, वो कह सकते हैं कि शक संवत के कितने वर्षों बाद गुप्त संवत जारी किया गया है? तो कहिएगा शक संवत के बाद 240 वर्षों के बाद गुप्त संवत जारी किया गया है। तो तमाम प्रश्नों से आपको जोड़ा हूं और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए साथियों। इन पर बहुत ही फोकस बनाइएगा। देखिएगा, इतना सारा काम हो गया, इतना सारा काम हो गया, चंद्रगुप्त का नाम हो गया। इतना सारा काम हुआ है, चंद्रगुप्त का नाम हो गया। अब देखना, ऐसा तो कोई शासन सत्ता करने वाला अभी तक आया नहीं था गुप्त वंश में, इसीलिए हम लोग इसे वास्तविक संस्थापक कहेंगे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? जब भी हमारे इतिहासकार बताएंगे तो यही बताएंगे, ये वास्तविक संस्थापक है। संस्थापक होना अलग बात है, घर बना देना अलग बात है, और घर का संचालन करना अलग बात है। देखना, किसी भी साम्राज्य, किसी भी एम्पायर की नींव अलग बात है, श्रीगुप्त ने डाली, इसलिए उन्हें संस्थापक कहेंगे। लेकिन इनके समय में देखना कितना विस्तार हुआ, साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ सोने के सिक्के जारी हुए, तमाम चीज़ों का दृष्टिकोण आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है ये समय अब, इसलिए हम इसे वास्तविक संस्थापक कहेंगे। जैसे आप मुगल वंश आगे देखेंगे, वहाँ भी ऐसे ही बातें होंगी। बाबर संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाएगा। ऐसे दृष्टिकोण आएंगे साथियों, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर वास्तविक संस्थापक की कभी बात आए ना साथियों, तो आप कहिएगा वास्तविक संस्थापक है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। यहाँ तक की बातें अब आपको क्लियर करके मैंने दे दिया है। देखिएगा, ये सिक्का आप देख रहे हो ना, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो हम इसे दाम्पत्य कह सकते हैं कि नहीं? कई जगह ऐसा लिखा गया है, ये दाम्पत्य है। कोई बात नहीं भाई, दाम्पत्य को प्रदर्शित कर रहे हो तो दाम्पत्य मुद्रा हम आपको कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को राजा रानी मुद्रा कह सकते हैं, राजा रानी मुद्रा। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, राजा रानी मुद्रा किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और दाम्पत्य मुद्रा किसने जारी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसको देख करके ही पता चलता है ना साथियों कि हम लोग कैसे किस तरीके की बातें कर रहे हैं। जैसे ये चीज़, और यहाँ देखिए लिच्छवी लिखा है, तो हम इसे कह सकते हैं लिच्छवी प्रकार के सिक्के, लिच्छवीय प्रकार के सिक्के या लिच्छवीय मुद्रा। नो डाउट
ये तो नाम से ही स्पष्ट है। तो कहीं कहीं किताबों में ऐसे जिक्र किए गए हैं, इसलिए हम लोग इस पर भी बातें कर चुके हैं। यहाँ तक की बात अब मुझे लगता है आपको क्लियर करके दे पाया हूँ। देखना जरा, जहाँ चंद्रगुप्त प्रथम के इस शासन प्रणाली को बहुत ही बेहतर ढंग से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वहीं आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रयाग प्रशस्ति का मानना है, प्रयाग प्रशस्ति समझ रहे ना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त का, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का मानना है कि गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बना दिया था। अपने जीवित रहते हुए इसे क्या मान लिया था? उत्तराधिकारी मान लिया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ये कहता है, देखिए साथियों, अभिलेख कहता है समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी है। किसने माना है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। यह साक्ष्य मिलता है। फिलहाल कुछ लोग इतिहासकार ऐसा नहीं मानते, कुछ का कहना है कि नहीं, समुद्रगुप्त से भी बड़ा कोई और था जिसका नाम था कांच। ये लीजिए, कांच इसका बड़ा भाई था और इस लिहाज से कांच को शासन सत्ता संभालनी होती। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त के शौर्य पराक्रम को देख करके उससे थोड़ी ज़्यादा लगाव रखता था, उससे थोड़ा ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो चाहता था कि ये बात नहीं है, राजा बनने की बात तो इसमें है, मैं तो राजा इसे बनाऊंगा। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम कह रहा मैं तो राजा अपने पुत्र समुद्रगुप्त को बनाऊंगा। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हमसे कह रहा है। फिलहाल होता क्या है? होता वही है जो चंद्रगुप्त प्रथम चाह रहा था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना ये आसानी से नहीं हुआ है। समुद्रगुप्त को कांच से लड़ाई लड़नी पड़ी है, उत्तराधिकार युद्ध जिसे कह सकते हैं, जिसमें कांच पराजित होता है और समुद्रगुप्त जीतता है। कांच क्या होता है? पराजित हो जाता है और समुद्रगुप्त क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो चुकी हैं साथियों। जहाँ हम अभी आप पर बात कर रहे हैं वहाँ कांच पराजित हुआ है, और ये सारी बातें, कांच पराजित हुआ है, ये सारी चीज़ें, कांच का इतिहास आपको हमेशा जहाँ भी मिलेगा मुद्रा आधारित मिलेगा। मुद्रा आधारित इतिहास, मुद्रा आधारित केवल मुद्राओं पर, और कांच का कहीं जिक्र नहीं है। मुद्रा आधारित इतिहास है कांच का, जो इसका बड़ा भाई था। समुद्रगुप्त ने उसे पराजित करके अपनी शासन सत्ता को लिया है। फिलहाल प्रयाग प्रशस्ति ये कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की यही इच्छा थी। अंतिम समय में चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे उत्तराधिकारी अपने जीवित रहते हुए बना लिया था और चंद्रगुप्त ने संन्यास ले लिया था। ये इतिहासकारों का मानना है। प्रयाग प्रशस्ति भी यही बात कहती है। तो यहाँ तक की बातें आप समझ में आ गई आपको। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल तथा उसकी उपलब्धि, उसकी शादी से लेकर के उसके समान सोने के सिक्के वगैरह आप जान चुके हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस समय यहाँ की प्रशासनिक इकाई कैसे हुआ करती थी। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान अब थोड़ा सा इसके प्रशासन पर ले चलूँगा, और प्रशासनिक इकाई किस तरीके से होती है उसको थोड़ा सा हम दिखाएंगे। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो ये मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो गुप्त साम्राज्य की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। चंद्रगुप्त प्रथम के आने के बाद थोड़ा सा माहौल बदल चुका है। अब चंद्रगुप्त प्रथम सोने का सिक्का जारी कर चुका है, इसके साक्ष्य आपको मिल चुके हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की, इन सारी बातों का जिक्र हम कर चुके हैं। फिलहाल अब देखना, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त तो आएंगे। फिलहाल हमारा अब काम होगा चंद्रगुप्त की कहानी के साथ साथ इस एपिसोड में ये समझ लें कि इस समय प्रशासनिक ढांचा कैसे हुआ करता था, किस तरीके के माहौल बनाए गए थे, किस तरीके से प्रशासन प्रणाली को संपादित किया जा रहा था, यानी प्रशासनिक इकाइयों की बात हम करेंगे। फिलहाल अभी हमने आपसे कहा कि सोने का सिक्का जारी किया गया जिसे दिनार कहा गया। चांदी के सिक्के भी जारी हो रहे थे उस समय, ऐसा नहीं कि सोने के सिक्के ही केवल थे। चांदी के सिक्के रुपक्या कहा जाता था, रुपक्या। तो चांदी के सिक्के को रुपक्या और जबकि सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। और अब देखना जरा, हम गुप्त एम्पायर की बात कर रहे हैं तो हम आप यहाँ के प्रशासनिक इकाई की बात करते हैं। प्रशासनिक इकाई, अगर हम बात करें प्रशासनिक इकाइयों में तो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई की बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई उस समय हुआ करती थी देश। और देश का जो मुखिया होता था, देखिए थोड़ा सा इस तरीके से ग्राफ दे रहे हैं आपको। देश का मुखिया देशपति या इसे ही गोपना कहा जाता था। गोपना याद रखना साथियों, गोपना ये है देश का मुखिया
जिसे हम लोग क्या कहते थे, गोपना कहते थे। क्लियर? देश का मुखिया गोपना कहा जाता था। अब देखो जरा, अब हम प्रादेशिक इकाई की बात करेंगे। ये तो सबसे बड़ी थी, अब केवल हम प्रादेशिक इकाइयों पर आ जाएं, यानी इससे छोटी। तो केवल अगर हम बात करें प्रादेशिक इकाई की, सबसे बड़ी नहीं कह करके, प्रादेशिक इकाई अगर इसकी बात करें तो इसके प्रादेशिक इकाई हुआ करती थी भुक्ती, और इसके जो मुखिया होते थे, भुक्ती के मुखिया जो हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था उपरिक। ये होते थे भुक्ती के मुखिया, उपरिक। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इस प्रादेशिक इकाई से भी छोटी इकाई, ये क्रम चल रहा है, देखिए साथियों, ये अलग क्रम है, ये इसके मुखियाओं का क्रम मैं दे रहा हूं। इधर आइएगा, अब इधर आएगा विषय, यानी अगली छोटी इकाई क्या मिलेगी आपको, विषय। और इस जो विषय है, इस विषय का, इसका यानी इस विषय का मुखिया विषयपति कहलाएगा, विषयपति कहलाएगा। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर होगी ना। अब देखना, सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी इकाई थी, और अगर हम बात करें सबसे छोटी इकाई की, सबसे छोटी इकाई तो हुआ करती थी ग्राम। और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे हम कहते थे ग्रामीक, ये चीज। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें ग्राम समूहों की इकाई की, ग्राम समूहों की इकाई, तो इसका जवाब होना चाहिए पेट। लीजिए, ये थोड़ा सा काम था। प्रशासनिक इकाई समझना, शासन सत्ता को किस तरीके से चलाया जा रहा है, उसके लिए कुछ अलग दृष्टिकोण बनाए जा चुके हैं। जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई हुआ करती थी उसे देश कहते थे, और देश का जो मुखिया, महाराजा धीराज अपने हिसाब से नियुक्ति करता रहा होगा ना, तो देश का जो मुखिया होता था उसे गोपना कहते थे। देश के मुखिया को गोपना, उससे कम भूभाग पर, जिसे हम केवल प्रादेशिक इकाई के नाम से जान रहे थे, उसे भुक्ती कहा जाता था, भुक्ती। और जो भुक्ती का मुखिया होता था उसे उपरिक कहते थे, और उससे भी छोटा जो भूभाग था उसे हम विषय कहते थे, और विषय के मुखिया को विषयपति कहते थे। और इससे भी छोटा, यानी सबसे छोटा कौन था, तो ग्राम था। ग्राम का मुखिया ग्रामीक था। कई ग्राम समूहों को एक में मिलाकर के उसके मुखिया बना दिए जाते थे, उसे पेट कहा जाता था। ये संचालन हुआ करता था साथियों। देखिएगा, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था भी थी। जो पुलिस थे ना उस समय के, सिपाही जिसे कह सकते हैं, पुलिस को दंडपसिक कहा जाता था, दंड देने वाला। पुलिस को दंडपसिक कहा जाता था, लेकिन सामान्य जो कर्मचारी थे, सामान्य कर्मचारियों को अलग नाम से चाट और भाट कहा जाता था, चाट भाट कहा जाता था। ये बातें थी। पुलिस दंडपसिक होता था, सामान्य कर्मचारियों को चाट भाट कहा जाता था। आप सोचोगे सर क्या उस समय भी इस तरीके की दुष्टता हुआ करती थी कि लोगों को पुलिस दंड से नवाजना पड़ता था, देना पड़ता था? साथियों, ऐसा समाज कभी नहीं रहा है कि जब भी दंड के भागीदार ना रहे हों या गलत कार्य को करने वाले ना रहे हों। समाज जिसे गलत मानता है, ऐसे कार्य का संपादन करना गलत होता है, और उस गलत कार्य को अगर आप पकड़े जाएंगे तो फिर आपको दंडपसिक दंड देगा। यह गुप्त साम्राज्य में भी था, दंडपसिक दंड देगा। अन्य कर्मचारी जो अन्य अन्य विभागों में काम कर रहे थे उन्हें चाट भाट के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनर महोदय आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए हमारा दृष्टिकोण यहाँ भी बना रहा। अभी गुप्त वंश की कहानी तो बहुत ही मज़ेदार होगी। अभी बहुत कुछ आप देखेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, यहाँ के प्रतापी शासक कुमारगुप्त की कहानी पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त की कहानी पढ़ेंगे, सबके दरबार में आने वाले विभिन्न प्रकार के कवियों, चिकित्सकों की बात हम करेंगे। उन पर हमारा फोकस होगा। फिलहाल एक एक राजा के महत्वपूर्ण हिस्से को अभी हम टच कर रहे हैं बारीकी से। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। हमने अभी आपसे कहा कि हाँ, विधान करना पड़ता था। देखना जरा, यहीं पर आप देखिए, विंध्याचल पर्वत तो आपको पता है ना, तो विंध्य का जंगल हुआ करता था, और अब आज भी है विंध्य जंगल। बहरहाल उस समय की बात करें, विंध्य जंगल में रहती थी सबर जाति, सबर जनजाति। ये कहाँ रहा करती थी? विंध्य जंगल में। और ये जानते हो, अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। बताओ कितना निंदनीय था, मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो अब दंड देने वाले तो आना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे लोग भी थे। विंध्य जंगल में उसी समय एक सबर जाति हुआ करती थी जो अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य का ही मांस चढ़ाती थी। इसका मतलब मनुष्य को मार दिया करती थी, है ना? क्लियर होगी बातें कि नहीं होगी? तो ये है अभी गुप्त वंश के साम्राज्य की इकाई।
गुप्त वंश हमारा प्रशासनिक इकाई किस तरीके से चला रहा है। अभी हमने बात किया सोना जो था, सोना को क्या कहा, दिनार कहा है, और चांदी को क्या कहा है, चांदी को रुपक्या, चांदी को रुपक्या कहा है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रशासनिक इकाई का ताना बाना है, कुछ इस तरीके से शासन सत्ता चलाई जाएगी, गुप्त एम्पायर को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। ये हमारी बातें आज की इस पेशकश में रही चंद्रगुप्त के बारे में, और हम मान के चलें ये पूरी कहानी आप समझ चुके हैं। अब चंद्रगुप्त के बाद हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे बहादुर शासक, जिसे 100 युद्धों का विजेता माना जाता है समुद्रगुप्त को, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथियों, इस एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। ये आने वाला एपिसोड आपके साथ जब हम आपसे मुखातिब होंगे आपको इंतजार करना पड़ेगा, और आशा हमें विश्वास है कि ये इकाई, ये कंटेंट आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आप चंद्रगुप्त प्रथम को समझ पाए होंगे, उनकी प्रशासनिक इकाई को समझ पाए होंगे। अब हमारी मुलाकात आपसे एपिसोड 2 में होगी, जहां हम समुद्रगुप्त की बात करेंगे, समुद्रगुप्त की कहानी को जानेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। तब तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। साथियों, अच्छा लगा हो कंटेंट, अच्छी लगी हो कहानी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, पढ़ते रहिएगा, पढ़ना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।